गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम नेक्स्ट लेक्चर देख रहे हैं श्वसन की क्रियाविधि का। आज का टॉपिक जो हमारा है श्वसन की क्रियाविधि। चैप्टर चल रहा है हमारा श्वसन या ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। चलते हैं, आज हम श्वसन की क्रियाविधि वाला हमारा टॉपिक है आज का, श्वसन की क्रियाविधि। मैकेनिज्म ऑफ श्वसन, श्वसन की क्रियाविधि। अंग्रेजी में होगा मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन। श्वसन की क्रियाविधि या मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन। चलो, इस टॉपिक में अगर आज हम देखें तो यहाँ पर कैसे श्वसन होता है, कैसे अंतः श्वसन और कैसे निःश्वसन, दो तरह के श्वसन की विधियां हैं यहाँ पर। श्वास का अंदर लेना अंतः श्वसन और श्वास का बाहर छोड़ना निःश्वसन। तो दो स्टेप हमारे पास, अंतः श्वसन इंस्पायरेशन, श्वास अंदर लेना, और दूसरी हमारे पास प्रोसेस है एक्सपायरेशन, निःश्वसन। श्वास का बाहर छोड़ना, श्वास बाहर छोड़ना। अंतः श्वसन श्वास अंदर लेना, बाह्य श्वसन श्वास बाहर छोड़ना। और इन दो प्रक्रियाओं द्वारा ही श्वसन की क्या चलने वाली है, क्रियाविधि। तो कैसे हम श्वास अंदर लेते हैं और कैसे श्वास बाहर छोड़ते हैं, इसके लिए एक छोटा सा यहाँ डायग्राम बनूंगा जिसमें दो तीन बातें हम समझेंगे, जिससे यहाँ सारी चीजें स्पष्ट हो जाएगी। अगर यहाँ देखने जाए हम, ये पीछे की तरफ लगा हुआ भाग जो हमारा है, ये है कशेरुकी। आगे की तरफ लगा हुआ भाग जो हमारा है, ये है स्टर्नम, उरोस्थ। या स्टर्नम, और बीच बीच में लगी हुई जो है वो है यहाँ पर पसलियां। बीच बीच में ये लगी हुई है हमारी पसलियां, ये पसलियां लगा दी मैंने। ये क्या है, पसलियां, लिख देते हैं इनको भी, पसलियां। ये क्रियाविधि बहुत महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान से समझना, बहुत चीज सरल है, बहुत ईजी है यहाँ पर। और ये जो पूरा आयतन है अंदर का, इसे कहा जाता है वक्ष आयतन। और एक हम शब्द पहले ही पढ़ चुके हैं कि वक्ष आयतन में परिवर्तन, वक्ष के आयतन में अगर आप परिवर्तन करते हैं तो परिवर्तन आ जाता है फुफ्फुसीय आयतन में, फेफड़ों के अंदर के आयतन में। एक फार्मूला हमने सीधा सीधा देखा था, वक्षीय आयतन समानुपाती है फुफ्फुसीय आयतन के। तो जो आयतन वक्षीय आयतन में परिवर्तन आएगा, वही आयतन किस में परिवर्तन आ जाएगा, फुफ्फुसीय आयतन में। और हम यहाँ श्वास को अंदर और बाहर तभी छोड़ सकते हैं जब दाब में क्या आ जाए, परिवर्तन।
पूरा खेल यहाँ दाब का है। और एक फार्मूला हम देखते हैं कि प्रेशर दाब व्युत्क्रमानुपाती है आयतन के। दाब या प्रेशर व्युत्क्रमानुपाती है किसके? आयतन के। और दाब में अंतर आएगा तभी वायु एक जगह से दूसरी जगह बहेगी। ज्यादा दाब वाली वायु से कम दाब वाली वायु में क्या होगा? प्रवाह। जहां ज्यादा दाब है वहां से कम दाब की तरफ वायु का क्या होगा? प्रवाह। तो सीधी सीधी अगर हम बात करें तो दाब में हमको परिवर्तन लाना है तभी श्वास अंदर आएगी और तभी श्वास बाहर जाएगी। और दाब में परिवर्तन लाया जा सकता है किसमें परिवर्तन से? आयतन में। सीधी बात, आयतन में परिवर्तन कर दो दाब में परिवर्तन आ जाएगा, क्योंकि दाब और आयतन व्युत्क्रमानुपाती है। तो समझते हैं यहाँ पर कि कैसे अब यहाँ आयतन में परिवर्तन आएगा। किसके आयतन में? वक्ष गुहा के आयतन में क्या करना है? परिवर्तन। यहाँ पसलियों के बीच लगी होती है बाहर की तरफ, ये बाहर की तरफ तिरछी लगी होती है जिन्हें कहा जाता है बाह्य इंटरकास्टल पेशी। इन्हें नाम दिया है बाह्य इंटरकास्टल पेशी। ये इस तरह से लगी होती है बाहर की तरफ, इस तरह से यहाँ लगी है बाहर की तरफ, जिन्हें नाम क्या दिया है? बाह्य इंटरकोस्टल पेशी। तो लिख देते इनका नाम भी। अब यहाँ पर ये बाह्य इंटरकास्टल पेशी लगी है। अब एक यहाँ अगर हम देखें तो नीचे की तरफ डोम शेप्ड गुंबदाकार लगा होता है डायाफ्राम। डोम शेप्ड यहाँ क्या लगा हुआ है? डायाफ्राम। ये देखो इसे कहा गया है डायाफ्राम। अब इन्हीं की मदद से वक्ष गुहा के आयतन में क्या लाना है? परिवर्तन। वक्ष गुहा के आयतन में कैसे परिवर्तन लाना है? इन्हीं के माध्यम से। यह है वक्ष गुहा। यहाँ इस वक्ष गुहा के आयतन में लाना है परिवर्तन। वक्ष गुहा के आयतन में क्या लाना है? परिवर्तन। तो परिवर्तन लाने वाली दो संरचनाएं हैं इस गुहा के आयतन में परिवर्तन ला सकती है। एक है हमारी बाह्य इंटरकोस्टल पेशी और दूसरा है हमारा डायफ्राम। बाह्य इंटरकोस्टल पेशी पसलियों पर तिरछी लगी है। जैसे ये संकुचित होगी, बाह्य इंटरकोस्टल पेशी जैसे ही संकुचित होगी, ये जो स्टर्नम उरोस्त और ये जो पसलियां है ये कहाँ उठ जाएगी? बाहर। और बाहर उठेगी तो आयतन क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। दूसरा ये डायफ्राग्म जो इस तरह से गुंबद आकार है, ये भी कॉन्स्ट्रिक्ट होगा और सीधा हो जाएगा। अगर ये सीधा हो गया तो देखो ये इतना आयतन बढ़ गया, यहाँ सीधा होने से थोड़ा आयतन क्या हो गया है? बढ़ गया। इस तरह से टोटल मिलाकर किसका आयतन बढ़ जाएगा? वक्ष गुहा का क्या बढ़ जाएगा? आयतन। तो ये सारी संरचनाएं इसमें क्या करने वाली है? कार्य। तो अब हम देखते हैं क्या क्या होने वाला है। इनको दोनों को हम चार्ट बनाकर देख रहे हैं, अंतःश्वसन और निःश्वसन को क्या होने वाला है दोनों स्थिति में। अगले पेज पर समझते हैं इसको। एक तरफ अंतःश्वसन लूंगा, दूसरी तरफ बाह्य श्वसन। एक तरफ मैंने लिया है अंतःश्वसन, यह है अंतःश्वसन, और इधर लिया है बाह्य श्वसन, सॉरी निःश्वसन। एक तरफ लिया अंतःश्वसन, दूसरी तरफ लिया है निःश्वसन। कैसे होता है इस प्रक्रिया को अब यहाँ पर समझने जा रहे हैं। चलो उसके लिए एक छोटा सा जो डायग्राम दिया है एनसीईआरटी ने,
यहाँ किस तरह से आयतन में परिवर्तन होगा। उसी के लिए मैंने छोटा सा वहां डायग्राम बना भी दिया था। ये इधर लिया हमने, पसेरु की, इधर लिया हमने उरोस्त और पसलियां, और ये नीचे लिया हमने डायाफ्राग्म, और ये लिया हमने पूरा वक्ष का आयतन। ठीक है, यहाँ पर देखो ये डायाफ्राग्म क्या हो रहा है, संकुचित, ये संकुचित, डायफ्राग्म क्या हुआ है, संकुचित। ये डोम शेप्ड गुंबद आकार था, ये संकुचित हो गया, फ्लैट हो गया यहाँ पर, तो इससे आयतन बढ़ा। दूसरा, ये पसलियां और उरोस ऊपर उठ चुके हैं, और यहां से वायु अंदर की तरफ आ रही है। वायु कहाँ आ गई है, अंदर। इससे हमने क्या कहा है, अंतः श्वसन। कैसे हुआ, इसके लिए इधर मैं चार्ट बना रहा हूँ, इधर लिख रहा हूँ कैसे हुआ है। यहाँ अब हम समझने जा रहे हैं डायाफ्राम का संकुचन। डायफ्राग्म क्या हुआ है, संकुचित। अगर डायफ्राग्म संकुचित होगा तो देखो इस दिशा में, अग्र और पश्च दिशा में, ये वाली दिशा, अग्र और पश्च दिशा में क्या बढ़ जाएगा, आयतन। तो आयतन किस दिशा में बढ़ेगा, अगर डायफ्राग्म संकुचित हो जाएगा तो अग्र पश्च दिशा का आयतन बढ़ जाएगा, अग्र पश्च आयतन बढ़ेगा। किस दिशा का आयतन बढ़ेगा, अग्र पक्ष दिशा का आयतन बढ़ जाएगा। किसके कारण, डायफ्राग्म पहले गुंबद आकार था, अब सीधा कैसा हो गया है, संकुचित होकर फ्लैट सीधा हो गया है, इससे इस दिशा का आयतन बढ़ जाएगा। दूसरा यहां पर होने वाला है बाह्य इंटरकास्टल पेशी का संकुचन। अगर ये बाह्य इंटरकास्टल पेशी जो यहाँ है, देखो इधर, ये बाह्य इंटरकास्टल पेशी अगर संकुचित हुई तो मैंने बताया था यहाँ पर उरोस्त और पसलियां कहाँ उठ जाएगी, बाहर की तरफ। और किस दिशा में बदलाव आएगा, दिशा में इधर आएगा, ये वाली दिशा फैलेगी। इसमें पहले ये वाली फैल रही थी, किसके कारण, डायाफ्राग्म के कारण। और ये वाली दिशा किसके कारण फैलेगी, उरोस्त, मतलब पृष्ठ सतह जो है, पृष्ठीय अक्ष, उसके कारण फैलेगी यहाँ पर। इसके कारण उठाव किसमें आएगा, यहाँ पर बाह्य इंटरकास्टल पेशी का संकुचन होगा तो उरोस्त व पसलियां ऊपर उठ जाएगी। पृष्ठधारी अक्ष आयतन, पृष्ठधारी अक्ष का आयतन बढ़ेगा। इसका आयतन बढ़ जाएगा, इस पृष्ठधारी मतलब डोर्सोवेंट्रल जो था उसका आयतन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और इनका जब आयतन बढ़ेगा तो टोटल मिला के इस वक्ष गुहा का आयतन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और वक्ष गुहा का आयतन बढ़ेगा तो फेफड़े के अंदर का दाब क्या हो जाएगा, कम। तो चलो चलते हैं अगले पेज पे, इसको अगले पेज पे चलते हैं। पेज लिया है मैंने, ये इसी प्रक्रिया को इसी पेज पे समझेंगे।
फ्लो चार्ट समझ रहे हैं। डायाफ्राम व बाहरी इंटरकास्टल पेशी संकुचन जिससे होगा वक्ष गुहा का आयतन बढ़ेगा, जिससे होगा फुफ्फुसीय आयतन, फुफ्फुसीय आयतन बढ़ेगा, जिससे दाब घटेगा और वायु बाहर से अंदर आएगी। समझो, यहाँ पर फ्लो चार्ट से इसको समझाने की कोशिश की मैंने, जो अभी तक किया हमने उसी को देखा है। डायफ्राग्म और बाह्य इंटरकोस्टल पेशी जैसे ही संकुचित होगी, अभी मैंने बताया वक्ष गुहा का क्या बढ़ जाएगा, आयतन, और एक फार्मूला जो मैंने बताया था दाब आयतन के व्युत्क्रमानुपाती। तो यहाँ क्या बढ़ गया है, आयतन। आयतन बढ़ेगा तो दाब घटेगा, आयतन बढ़ेगा तो दाब घटेगा। वक्ष गुहा का आयतन बढ़ेगा तो फुफ्फुसीय आयतन बढ़ेगा, क्योंकि ये दोनों समानुपाती है। और आयतन बढ़ेगा तो दाब घटेगा, क्योंकि ये दोनों व्युत्क्रमानुपाती है। और जब दाब घटेगा तो वायुमंडल के अंदर जो हवा है उसका दाब ज्यादा है और फेफड़े के अंदर की वायु का दाब कम। तो हमेशा वायु कहाँ से कहाँ आएगी, अधिक दाब से कम दाब की तरफ तुरंत बहती हुई कहाँ आ जाएगी, फेफड़े के अंदर। और फेफड़े के अंदर आएगी तो इसी को हमने क्या कहा है, अंतः श्वसन। इसी को हमने क्या नाम दिया है, अंतः श्वसन। ये अंतः श्वसन की प्रक्रिया हुई। और इसी का विपरीत क्या है, निश्वसन। निश्वसन में विपरीत होगा। यहाँ पर इसका भी चित्र देख लेते हैं। ये यहाँ पर पुरोस्त, ये पसलियां, पसलियां उरोस्त है, और ये डायाफ्राम। और ये यहाँ रहा वक्ष गुहा। देखो दोनों के आयतन में कमी आ रही कि नहीं आ रही, आ रही है बिल्कुल। यहाँ कभी भी आपको स्पष्ट नजर आएगी। इससे वायु कहाँ जाती नजर आएगी आपको, बाहर। इसमें यहाँ वायु कहाँ आती नजर आ रही थी, अंदर आती हुई नजर आ रही थी। इसमें वायु कहाँ जाती हुई नजर आएगी, बाहर। क्योंकि यहाँ पर डायफ्राग्म, वही वाली बात है, डायाफ्राम व बाह्य इंटरकास्टल पेशी, बाह्य इंटरकास्टल पेशी का क्या हो जाएगा, उधर हुआ था संकुचन, इधर हो जाएगी वो शिथिल। शिथिल मतलब ये रबड़ जैसा आपने खींच दिया था और अब छोड़ दिया, छोड़ दिया तो वापस अपने ओरिजिनल शेप में आ जाएगा, शिथिल हो गया। और ये जैसे ही शिथिल होगी, वक्ष का आयतन, वक्ष का आयतन घटेगा। इधर से इधर देखो, आयतन क्या हो गया है, घट गया है। और वक्ष का आयतन घटेगा तो मैंने अगला पेज लिया यहाँ पर, वक्ष का आयतन घटेगा तो फुफ्फुसीय आयतन घटेगा। फुफ्फुसीय आयतन घटेगा, आयतन घटेगा, आयतन घटेगा तो दाब बढ़ेगा, आयतन घटेगा तो दाब बढ़ेगा। और दाब बढ़ेगा तो वायु
फेफड़े से बाहर जाएगी। वायु फेफड़े से कहाँ निकल जाएगी? बाहर। क्योंकि फुफ्फुस या लंग्स या फेफड़े का दाब बढ़ चुका है और वायुमंडल का दाब इस फेफड़े के दाब के बढ़ने के कारण वो कम नजर आएगा और हमेशा वायु कम से कहाँ ज्यादा से कहाँ बहती है? कम की तरफ। इसलिए निश्वासन हो जाएगा, वायु कहाँ चली जाएगी? बाहर। इस तरह से दोनों प्रक्रियाएं चलेगी, अंतःश्वसन और निःश्वसन। दोनों में बहुत सरल सी बातें यहाँ चली और बहुत सरल सी बातें बताई मैंने। दोनों सब कुछ किस पर निर्भर करता है? डायाफ्राग्म और बाह्य इंटरकोस्टल पेशी। इन दोनों के कारण ही हम आयतन को बढ़ा सकते हैं और घटा सकते हैं। दाब के साथ हम कुछ नहीं कर सकते। हम जो भी कर सकते हैं वो सब हम किसके साथ कर सकते हैं? आयतन के साथ। और आयतन का परिवर्तन ही दाब में परिवर्तन का कारण बनता है, क्योंकि हमने फार्मूले से यहाँ समझा है। यही था हमारा श्वसन की क्रियाविधि, कैसे हम श्वास अंदर लेते हैं और कैसे हम श्वास बाहर छोड़ते हैं। इसी से संबंधित ये टॉपिक था। अगर कोई फोर्सफुली ताकत लगाकर अगर श्वास को अंदर लेता हो या श्वास को बाहर छोड़ता हो, और जब भी ताकत लगानी पड़ेगी इसके लिए यहाँ काम करेगी उदरीय पेशी। यहाँ काम क्या करेगी? उदरीय पेशी। तो ध्यान रखना, एक पॉइंट और लिख लेते हैं हम यहाँ से कि उदरीय पेशी बलपूर्वक अंतःश्वसन व निःश्वसन उदरीय पेशी बलपूर्वक अंतःश्वसन व निःश्वसन में सहायता करती है। उदरीय पेशी ही, अगर हम बहुत तेज गहरी सांस लेते हैं या गहरी सांस पूरी शरीर से बाहर निकालते हैं, तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो भूमिका निभाता है वो कौन भूमिका निभाता है? उदरीय पेशी उसमें क्या निभाती है? ये उदरीय पेशी का काम हो गया। एक स्वस्थ मनुष्य 12 से 16 श्वसन प्रति मिनट 12 से 16 श्वसन प्रति मिनट करता है। 1 मिनट में 12 बार या 16 बार श्वसन करता है एक स्वस्थ मनुष्य। हम सारी कंडीशन लगा रहे हैं किसके लिए? स्वस्थ मनुष्य के लिए। तो स्वस्थ मनुष्य 12 से 16 श्वसन प्रति मिनट करता है। ये श्वसन की हमारे पास क्या हो गई है? क्रियाविधि। इसको अब हम समझ लेते हैं एक बार एनसीईआरटी के माध्यम से, फिर हम चलेंगे। फिर मैं वही अगला टॉपिक जो बताऊंगा, यहाँ पर विभिन्न आयतन क्षमताएं। देखो, श्वसन की क्रियाविधि, और श्वसन की क्रियाविधि में अंतःश्वसन और दूसरा है निःश्वसन। वायु को बाहर, वायु को अंदर, वायु को अंदर लेना, वायु को बाहर लेना। वायुमंडलीय दाब से वायु का दाब कम हो, अर्थात फेफड़ों का दाब वायुमंडलीय दाब के सापेक्ष कम हो तो निःश्वसन होता है। सब दाब का ही अंतर है। दाब के अंतर के कारण ही अंतःश्वसन और निःश्वसन होने वाला है। ये यहाँ बता रहा है ये पॉइंट। देखो यहाँ पर इसके बाद यहाँ आ रहा है डायफ्राग्म एक विशिष्ट पेशी समूह पसलियों के बीच स्थित बाह्य और अंत इंटरकोस्टल की तरह प्रवणताएं उत्पन्न करते हैं। अंतःश्वसन डायफ्राग्म के संकुचन से प्रारंभ होता है। यहाँ पर डायफ्राग्म का क्या हुआ है? संकुचन, जो कि अग्र पक्ष अक्ष, इसके कारण अग्र पक्ष अक्ष पे गुहा का आयतन बढ़ जाता है। अग्र पक्ष के कारण वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है। वही जो मैंने बताया, अभी समझाया है।
और बाह्य अंतरापरशुक पेशियां मतलब बाह्य इंटरकास्टल पेशी का संकुचन पसलियों और उरोस्ती को ऊपर उठा देता है। अभी बताया मेरे, पसलियों और उरोस्तियों को क्या कर देता है, ऊपर उठा देता है। और ऊपर उठाएगा तो पृष्ठाधार अक्ष डोर्सोवेंट्रल एक्सिस में वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है। वक्ष गुहा के आयतन में किसी प्रकार की हुई वृद्धि के कारण फुफ्फुस के आयतन में भी समान वृद्धि हो जाती है, दोनों समानुपाती है। यह समान तरह की वृद्धि फुफ्फुसी दाब का वायुमंडलीय दाब से कम कर देती है, जिसके कारण बाहर की वायु बलपूर्वक फेफड़ों के अंदर प्रवेश कर जाती है। वही सारी बातें हैं जो अभी मैंने आपको चार्ट के माध्यम से सरल तरीके से जो समझाया, वही यहाँ एनसीईआरटी में भाषा के रूप में लिखा है बस। चलो अब चलते हैं निःश्वसन की तरफ। डायफ्राग्म और अंतःपरशुक पेशियों का शिथिल होना डायफ्राग्म उरोस्थि को उनके सामान्य स्थान पर वापस कर देता है और वक्षीय आयतन घटता है, फुफ्फुसीय आयतन भी घट जाता है और परिणाम स्वरूप अंतर फुफ्फुसीय दाब, ये दाब की बात चल रही है, वायुमंडलीय दाब से थोड़ा अधिक हो जाता है, जिससे श्वास कहाँ जाती है, हवा बाहर निकल जाती है, अर्थात क्या हो जाता है, निःश्वसन। ये सब वापस आ जाते हैं और वायु कहाँ निकल जाएगी, बाहर, निःश्वसन हो जाएगा। उदरीय पेशियों की सहायता से अंतःश्वसन निःश्वसन की क्षमता को बढ़ा सकते हैं। उदरीय पेशी बताया था मैंने, पेट वाली उदरीय पेशियों से आप बलपूर्वक अंतःश्वसन और निःश्वसन कर सकते हो। तो अंतःश्वसन निःश्वसन को उदरीय पेशी करवाती है। 12 से 16 बार श्वसन करता है एक स्वस्थ मनुष्य प्रति मिनट, 12 से 16 बार श्वसन करता है। यही यहाँ पर श्वसन गतिविधियों में सम्मिलित वायु के आयतन का अलग अलग नापन जो है स्पायरोमीटर की सहायता से किया जाता है। एक यंत्र है स्पायरोमीटर, जिसकी सहायता से इनका क्या किया जाएगा, आकलन। तो जो भी श्वसन की क्रियाविधि की जो गतिविधियां हैं उनको स्पायरोमीटर के माध्यम से क्या किया जाता है, मेजर किया जाता है, नापा जाता है बस। अब हम श्वसन संबंधित आयतन और उनकी क्षमताएं, अगला टॉपिक हमारा श्वसन संबंधी आयतन और उनकी क्षमताएं, इसको समझते हैं। अगला हमारा जो हेडिंग है, श्वसन संबंधी आयतन व क्षमताएं। श्वसन संबंधी आयतन व उनकी क्षमताएं। तो श्वसन संबंधित आयतन व उनकी क्षमताएं हैं। इसको एक सिंपल में यहाँ पर ग्राफ से समझाऊंगा, सारी बातें बहुत आसानी से आप समझ लोगे। एक ग्राफ निर्मित कर देते हैं हम यहाँ पर, ग्राफ से समझेंगे इसको। ये यहाँ बनाया मैंने ग्राफ, ये ग्राफ है।
इस ग्राफ के माध्यम से आप इन सारे आइटम्स को बहुत आसानी से समझ सकते हो। ये ग्राफ आपको सारी चीजें बहुत स्पष्ट तरीके से दिखाए गए हैं। यहाँ पर है ज्वरीय आयतन, यहाँ पर है अंतः श्वसन रिजर्व आयतन, यहाँ है निश्वसन रिजर्व आयतन, और यहाँ पर है अवशिष्ट आयतन। अब समझ लेते हैं इनको यहाँ से। देखो यहाँ पर जो हम नॉर्मल श्वास लेते हैं, आप बैठे हुए हो, सामान्य जो श्वास लेते हैं वो चलती है ज्वरीय आयतन या टाइडल वॉल्यूम, और टाइडल वॉल्यूम की जो क्षमता है वो 500 मिलीलीटर 500 ml है इसकी क्षमता, 500 ml है इसकी क्षमता, 500 इसकी क्षमता है। आपसे क्षमता भी पूछा जाता है, बार बार इसको नीट ने प्रश्न के रूप में पूछा है हर वर्ष। ये सारा आयतन को हर वर्ष पूछा है, इसलिए इनकी क्षमताएं आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना है। ज्वरीय आयतन टाइडल वॉल्यूम मतलब नॉर्मल व्यक्ति बैठा हुआ है, शांति से बैठा हुआ है, और जब वो श्वास छोड़ रहा है और श्वास ले रहा है नॉर्मली, जो उसको पता भी नहीं है, वो कहलाता है ज्वरीय आयतन या टाइडल वॉल्यूम। ठीक है। अब इसके बाद अगर कोई व्यक्ति को बोला जाए कि गहरी सांस लो, वो श्वास को जितनी भी बलपूर्वक अंदर खींचता है उसे कहा जाता है अंतः श्वसन रिजर्व आयतन, ये वाला इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये वाला है, यहां से लगाकर यहां इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, IRV इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कहा जाता है, अंत श्वसन रिजर्व वॉल्यूम। और इसकी जो क्षमता है, इसकी क्षमता हमने ली है यहाँ पर 2500 से लगाकर 3000। क्षमता याद रखना है आपको, 2500 से 3000 अंत श्वसन रिजर्व आयतन की क्षमता है। और अगर ये देखा जाए तो ये अंदर लिया और ये तो नॉर्मल ले रहा और ये बलपूर्वक लिया, टोटल अगर हम देखें यहां से यहां तक, ये यहां से यहां तक, तो इसे हम कहते हैं इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। क्या नाम दिया है? अंत श्वसन क्षमता, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी या अंत श्वसन क्षमता। और वो अंत श्वसन जो क्षमता है वो 3000 और 500 प्लस कर दो, 3500 अंत श्वसन क्षमता आएगी। वो बस हम क्षमता भी लिख सकते हैं 3500, अंत श्वसन क्या हो गई? क्षमता, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। नीचे चलो इधर, अगर कोई बलपूर्वक बोले कि सारी श्वास खाली कर दो फेफड़े से, सारी श्वास फेंक दो, फेंकने में जितनी श्वास वो बाहर फेंकेगा बलपूर्वक, उसे कहा जाएगा एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, मतलब वो निश्वसन रिजर्व वॉल्यूम कहलाएगा, जो कहां फेंका जाएगा? बाहर की तरफ। और इसकी जो क्षमता होगी वो होगी 1000 से 1100, 1000 ml से होगी 1100 ml इसकी क्षमता होगी, किसकी? निश्वासन, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। लेकिन कितनी भी श्वास फेंक दें, कुछ श्वास फेफड़े में हमेशा बची रह जाएगी, और जिसे कहा है अवशिष्ट आयतन, ये वाला, ये कभी भी हम बाहर नहीं फेंक सकते, और उसे कहा जाता है अवशिष्ट आयतन। और इसकी क्षमता हमारे पास है 1200, 1100 से लगाकर 1200 ml तक इसकी क्या होती है? क्षमता। और
ये जितना हम बाहर फेंक सकते हैं वो क्षमता कहलाती है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इसे कहा है हमने एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, सॉरी एक्सपायरेटरी रिजर्व, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। और वो एक्सपायरेटरी कैपेसिटी यहाँ पर कितनी आएगी, 1200,000 कितनी आएगी यहाँ पर, 2300 के समथिंग आएगी, जिसे हम क्या कहते हैं, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी बोल सकते हैं। लेकिन एक मनुष्य कितनी वायु जो है उसके पास में काम में ले सकता है, ये वायु कभी भी काम में नहीं ले सकता, जो भी ले सकता है ये ऊपर वाली। और इसीलिए इसे कहा जाता है, यहां से यहां तक की पूरी वायु को कहा जाता है जैविक क्षमता, वाइटल कैपेसिटी। और वाइटल कैपेसिटी जो है लगभग 4800 के समथिंग आती है। यहाँ वाइटल कैपेसिटी लगभग कितनी आएगी, 4800 के समथिंग आएगी। और टोटल लंग्स की कैपेसिटी कितना अंदर ले सकता है, कितना बाहर छोड़ सकता है, और सारी अगर हम देखें तो वो यहाँ से आएगी यहाँ तक, पूरी रेसिडुअल वॉल्यूम अपशिष्ट कोर ऐड कर दो। जैविक में कुल क्षमता ले रहे हैं, अगर हम कुल जैविक कुल क्षमता ले रहे हैं, कुल फुफ्फुसीय क्षमता पूरी हो जाएगी। और इस 4800 में और हम जोड़ दें 1200 तो कितना हो जाएगा, लगभग ये आएगा 6000। कितना आ जाएगा, 6000। तो 6000 क्षमता हो जाती है लंग्स की या फेफड़े की। और इस सारे वॉल्यूम आपसे क्या किए गए हैं, पूछे गए हैं। अगर हम जैविक क्षमता में देखें, वाइटल कैपेसिटी में देखें तो क्या आएगा, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और टाइडल वॉल्यूम। इंस्पायरेटरी, एक्सपायरेटरी, इंस्पायरेटरी और टाइडल वॉल्यूम को मिला दे तो क्या बन जाता है, वाइटल कैपेसिटी, जैविक क्षमता। और इसमें अगर हम रेसिडुअल वॉल्यूम मिला दे, आर अपशिष्ट आयतन रेसिडुअल वॉल्यूम मिला दे, इसी में प्लस कर दें तो क्या बन जाता है, कुल फुफ्फुसीय आयतन। और यही सब पूछे गए हैं, सारा आयतन। इसी चार्ट से सारे आयतन यहाँ निकाले गए और सब पूछा गया है। तो इस चार्ट से कुछ भी बाहर नहीं है, बस आपको ये याद रखना है। तो हम सामान्यतः जो श्वास लेते हैं और श्वास छोड़ते हैं वो है हमारा ज्वरीय आयतन या टाइडल वॉल्यूम। चलो अब इसको एनसीईआरटी से देख लें, सब वही एनसीईआरटी में वही है। यहाँ पर ज्वरीय आयतन, टाइडल वॉल्यूम, इसकी क्षमता देखें, यदि हम क्षमता कितनी आ रही है, 500 ml, कितनी आ रही है, 500 ml आ रही है। और लगभग मनुष्य 6000 से 8000 मिलीलीटर वायु प्रति मिनट की दर से क्या करता है, फेंकता है। 6000 से 8000 जो कि कुल फेफड़े की क्षमता जो मैंने बताई थी आपको 6000 थी, वो फेंकता है। इसके बाद आगे चलें, यदि हम दूसरा आयतन, सामान्य श्वसन क्रिया के प्रति श्वसन, अंत श्वसन और निश्वसन में वायु का आयतन ये लगभग सामान्य है। अगला मैंने जो बताया अभी आपको, अंत श्वसन सुरक्षित आयतन, अंत श्वसन रिजर्व्ड, इंस्पायर्ड रिजर्व्ड वॉल्यूम जो था IRV, बलपूर्वक भेजा है यहाँ पर, बलपूर्वक अंत श्वसन। और ये कितना आया है, 2500 से 3000 ml, जो अभी मैंने बताया आपको वही का वही है। निश्वसन सुरक्षित आयतन, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ERV, बलपूर्वक निश्वासित कर सकता है, बाहर फेंक सकता है, वही जो अभी बताया था 1000 से 1100 ml, वही आ रहा। अवशिष्ट आयतन, बचा हुआ वायु का आयतन जो बलपूर्वक श्वसन के बाद भी फेफड़ों में शेष रह जाता, बच जाता, जिसको फेंकना संभव नहीं है, 1100 से 1200 ml, वही जो अभी मैंने बताया है। अब आगे देखें, हम यहां से थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं डायग्राम को। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, तो मैंने बताया था टाइडल वॉल्यूम में इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को ऐड कर दो तो क्या आ जाएगा, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। वैसे ही एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, वही टाइडल वॉल्यूम में एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को ऐड कर दो, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी।
फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी बची हुई क्रियाशील अवशिष्ट आयतन, ये वाला एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम को मिला दो तो ये बच जाता है, जिसे कहा जाता है क्रियाशील अवशिष्ट आयतन। ये जैव क्षमता, जैविक क्षमता, वाइटल कैपेसिटी जो मैंने बताई थी, इसमें वही एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम और इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये 3 वॉल्यूम आएंगे यहाँ पर जो मैं बता चुका जैविक क्षमता। और इन तीनों में अगर हम क्या जोड़ दें यहाँ पर, इन तीनों में और एक चीज जोड़ रहे हैं यहाँ पर, रेसिडुअल वॉल्यूम। 1 2 3 और ये 4, 3 तो ये यहीं के हैं और एक क्या आ गया, रेसिडुअल वॉल्यूम जोड़ दिया तो फेफड़े की क्या आ गई, कुल क्षमता। और कुल क्षमता मैं बता ही चुका हूँ कितनी है यहाँ पर, 6000। वाइटल कैपेसिटी 4800। बस इतना ही आपको याद रखना, सब उस डायग्राम से सब कुछ क्लियर हो जाता है, इसको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है यहाँ पर। ठीक है, तो ये आज का हमारा एक लेक्चर कंप्लीट हुआ है। अब अगले लेक्चर में फिर हम अगले टॉपिक के साथ यहाँ पर आपके सामने हाजिर होंगे, प्रस्तुत होंगे। थैंक यू सभी को बेटा।